Hello everyone, I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to bring sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and much more. Today we have Ms. Mehak Turani from KPK. Welcome, ma'am. She is the co-founder of KP Green Alliance, lecturer of political science at Higher Education Department KPK, and also a visiting lecturer of international relations at University of Peshawar. She is also a gold medalist in her MPhil. With so much experience and expertise, she will be having a talk on existential crisis among youth. So it's over to you, ma'am. थैंक यू सो मच करण। मैं आप सब लोगों को वेलकम भी करती हूँ और कि आप लोग इस सेशन के अंदर आए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि मेरा जो सेशन है वो थोड़ा इनफॉर्मल होगा और इट वुड बी एन इंटरैक्टिव बेस्ड। मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा इंटरैक्शन हो, डिबेट बेस्ड हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे लर्निंग ज़्यादा होती है। और मैं यहाँ पर मतलब बोलती रहूं और आप लोग सुनते रहें लाइक अ वॉल, तो उसका मजा नहीं आएगा। तो मुझे आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन उतनी ही चाहिए जितना मैं यहाँ पे बोलूंगी, राइट? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सही? Yes, ma'am, you are audible. ओके, अच्छा जी। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली यहाँ से कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड यूथ जो है वो मेरे नजदीक ये बेसिक टॉपिक है 21st सेंचुरी का। वाइल टीचिंग इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो डायरेक्शनलेस थे बहुत ज़्यादा, और उनमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस मैंने देखी है। क्योंकि जब एक टीचर खड़ा होता है पढ़ाने के लिए तो उसको अपने स्टूडेंट्स की आईज में नज़र आता है कि व्हाट दे आर अप टू। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम ये डिग्री करने के बाद एक्सेप्टेबल होंगे मार्केट में, क्या हम जो है हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, क्या हमें हमारी जो डिग्रीज हैं वो इतना प्रोवाइड कर रही हैं कि हम फ्यूचर में जो है बाकी लोगों के साथ compete कर सकें। और इसके अलावा जो है देर आर अदर मल्टीपल क्वेश्चंस जो आपकी लाइफ के अंदर आपको बार बार पिंच करते हैं, आपको टीज करते हैं, लेकिन आपके पास उनके आंसर्स नहीं होते और ना ही उनके साथ कोऑप करने का आपके पास कोई तरीका होता है। तो लेट्स गो टुवर्ड दैट। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो हैं वो एक्चुअली, मैं आप सब लोगों से पहले बारी बारी जरा पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई आइडिया है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं? अगर आप वन बाय वन मुझे जरा बता दें कि आपके नजदीक क्या है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एनीवन? Ma'am, I think existential crisis means जो यूथ की अमंग कंफ्यूजन है लाइफ से रिलेटेड कि कहाँ किस तरफ जाना चाहिए, कौन से करियर में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब ओवरऑल जो कंफ्यूजन होता है लाइफ से लेके तो उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। राइट, ठीक है। एनीवन एल्स? सेशन में सारे सो रहे हैं? Guys, please participate. You can also answer in the chat box as well. Hello, जल्दी ma'am. जल्दी बताएं ताकि हम सेशन को एक डिबेट की लेवल पे लेके जाएं। देयर आर सो मच इन दिस लेक्चर। अगर आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है। चैट्स में मैसेज आया है। हर कोई उस डिग्री का कहता है जिसको उस इंसान का फायदा होता है। Well, this is not existential crisis. नहीं, देखें, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हियर डोंट नो व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक्चुअली एग्जिस्टेंस से निकला है। आपका वजूद क्या है, आप क्यों जिंदा हैं, आपके जिंदा होने का मकसद क्या है, क्या कोई मीनिंग भी है आपके जिंदा होने में, आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों पर स्टक होंगे और आप सोचेंगे और आपको एक मीनिंगलेसनेस नजर आई। आप कहेंगे कि यार एक दिन मैंने मरना है, तो मैं ये जिंदा ही क्यों हूँ और मैं ये सारे काम क्यों कर रहा हूँ। मतलब लाइफ स्टार्ट हो रही है मेरी और मैं स्ट्रगल में हूँ, कंटिन्यूस स्ट्रगल में हूँ, मुझे उसकी कोई
उन एफर्ट्स का कभी मिल जाता है सिला और कभी नहीं मिलता, और आखिर में क्या है कि जिंदगी खत्म हो जानी है, डेथ। तो मैं ये पढ़ ही क्यों रहा हूँ, मुझे इसका क्या फायदा होगा, क्या मैं एग्जिस्ट भी कर रहा हूँ या मैं शायद एक ड्रीमी वर्ल्ड में हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी या नहीं। अगर समझ आई है तो थोड़ा सा जरा मुझे आप लोग जरा पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जिंदा हैं और सुन रहे हैं। आप लोगों में से पोइट्री कौन यस मैम, कौन समझ पढ़ता आ है? गया। आप लोगों में से पोइट्री कोई पढ़ता है? किसी को ज़ौक है लिटरेचर का? ओके, नो पोइट्री। जॉन एलिया जो है वो लिखते हैं कि वजूद एक वहम है और वहम ही शायद हकीकत है। वजूद एक वहम है और वहम ही शायद हकीकत है। तो ये एक्चुअली आपके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या हम एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या ये एक वहम है? हो सकता है कि हम किसी ऐसी दुनिया में हो कि हमारे साथ एक साथ में एक और पैरेलल यूनिवर्स भी हो और उसमें कुछ और लोग भी एग्जिस्ट करते हो, या फिर हम एक ड्रीम देख रहे हैं और ड्रीम से उठ जाएं और कल को हम देखें तो कुछ भी ना हो। ये एक फिलोसफिकल डिबेट है। आई नो फिलोसफी हर एक का जो है वो आई थिंक एक्सपर्टीज या उसका वो शोबा नहीं होता, लेकिन स्टिल देयर आर सम क्वेश्चंस जो हम लोगों के सबके माइंड में जनरली आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस क्या है आपकी, आप क्यों पैदा हैं, ये दुनिया क्यों बनाई गई है, आप दुनिया में इसी कोने पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए हैं, और अगर पाकिस्तान में भी पैदा हो गए हैं तो आप उसी घराने के अंदर क्यों पैदा हुए हैं, आप कहीं और भी पैदा हो सकते थे। फिर आप जब बड़े हो रहे हैं तो आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ ढूंढ रहे हैं। आप अब सेल्फ में क्या है कि आप देखते हैं कि जी मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा रिलीजन क्या है, मेरी पसंद नापसंद क्या है, लोग मुझे किस नजरिए से देखते हैं और मैं किस नजरिए से उनको देखता हूँ, मेरे देखने का नजरिया क्या है। फिर इसी तरह से आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जो चीज फॉलो करते हैं दैट इज ट्रुथ। फिर ट्रुथ को आप देखते हैं, क्या हमें सच्चाई मालूम है इस दुनिया की, या हम एक धोखे में रह रहे हैं, एक शराब में रह रहे हैं। हो सकता है जो हम तक सच पहुंच रहा है वो सच सच ना हो और हमें सिर्फ उसके हाफ ट्रूथ्स पता चल रहे हों। इसी तरह से सब्जेक्टिविटी को डील करता है। सब्जेक्टिविटी ये होती है कि आपका जो नजरिया है, हो सकता है वो मेरा नजरिया ना हो, लेकिन दोनों के लिए सच्चाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो हीरो है वो मेरे लिए विलन होगा और जो मेरे लिए विलन है वो आपका हीरो होगा। आप लोगों ने बहुत सारे सोशल साइंसेज में, अगर यहाँ पे सोशल साइंसेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं या जनरली भी, तो उन्होंने शायद ये चीज पढ़ी हो कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है। सब्जेक्टिविटी आपकी अपनी फेवरेटिज्म होती है या फिर आपके इमोशंस जिस चीज के साथ अटैच होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इसका ऑपोजिट होता है, और ऑब्जेक्टिविटी उसको कहते हैं कि जब आप एक चीज को ऑब्जेक्टिव उससे देखते हैं, मतलब आपका नजरिया उसके साथ आपके इमोशंस अटैच नहीं होते, आपकी अपनी फेवरेटिज्म अटैच नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप उसको देख लें कि जो न्यूटन था, न्यूटन का ने जो ये लॉ ऑफ मोशंस दिए थे। अब उसने जब देखा कि जी सेब गिरा है जमीन पर, तो उसने ये नहीं पूछा कि सेब क्यों गिरा, ओ हो मतलब ये तो सेब को तकलीफ हुई होगी या कोई इसमें मसला है या कुछ। उसने क्या सोचा, उसने ग्रेविटी का सोचा कि देयर माइट बी समथिंग जो जिसने इस चीज को अट्रैक्ट किया, ये ऊपर आसमान में जाने के बजाय ये जमीन पे क्यों आके गिरा है। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन हाँ, अगर कोई उस टाइम शख्स दरख्त से नीचे गिरा होता तो वो उस टाइम ग्रेविटी के बारे में ना सोचता, वो ये सोचता कि ओहो ये तो इंसान गिरा है, इसको मैं बचा लूं। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस उस टाइम उसके साथ अटैच होते एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो दैट इज सब्जेक्टिविटी। कि आप दुनिया में देखते हैं जितनी भी चीजें हैं वो आपको सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजीज में नजर आती हैं, चाहे वो आपके हीरोज हों, विलन्स हों, वॉर्स हों, आपकी पोइट्रीज हों, आपका लिटरेचर हो, आपके सब्जेक्ट्स हों, जितनी भी चीजें वो आपको सब्जेक्टिविटी में नजर आती हैं। और इसी तरह से जो हम फिफ्थ उसके ऊपर जाते हैं थीम के ऊपर, दैट इज सर्च फॉर मीनिंग। हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर ऐसे स्टक होते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जीने का हमारा मकसद क्या है, हम जिंदा क्यों हैं। देखिए 21st सेंचुरी में मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो होपलेसनेस की वजह से एक ऐसा टाइम आता है कि दे वेंट फॉर सुसाइड।
वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज है ही नहीं वर्थ लिविंग कि हम उसके लिए जिएं। ये कोई ऐसी फैसिनेशन ही नहीं है कि हम उसके लिए जिंदा रहें। सो दे डिसाइड कि हम अपनी लाइफ को खत्म करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर इस तरह के मोमेंट्स आते हैं, और बहुत सारे जो करेजियस पीपल होते हैं, देखिए अब इसमें करेजियस की भी अगेन वही चीज आ गई है। अब ये डिबेट है, सुसाइड करना करेजियस है या सुसाइड ना करना करेजियस है। इट्स अगेन सब्जेक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर इस चीज की बात करते हैं कि इट टेक्स अ करेज टू टेक योर लाइफ, बट द अदर फिलोसफर सेज कि इट ऑल्सो टेक्स अ करेज नॉट टू टेक योर लाइफ। क्योंकि आपने दोनों वे में जो है, अगर आपने लाइफ अपनी खत्म कर दी है तो वो तो खत्म, लेकिन अगर आपने चूज किया है कि मैंने जिंदा रहना है तो आप रोज मरेंगे। तो ये चीजें आपकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ लेके जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर आप लोग इसको एक एक वर्ड के अंदर मुझे समराइज कर दें तो मैं नेक्स्ट उसकी तरफ जाती हूँ, डिबेट की तरफ। काइंडली करण, सिर्फ आपको समझ आई एंड ऑल अदर पीपल आर स्लीपिंग। Please, थैंक यू। guys, please participate. If you can't speak, you can message as well in the chat box. So please try to cooperate. जी, एक्चुअली देखिए, ये एक जो टॉपिक है ना, ये इंटरैक्टिव बेस्ड है। अगर मैं चाहती तो मैं इसको आप लोगों के लिए मोनोटोनस और बोरिंग बना सकती थी, कि मतलब सिर्फ आपके लिए जो है मैं स्लाइड्स ले आऊं और स्लाइड्स में आप लोगों के लिए, मेरे पास स्लाइड्स हैं अभी भी, आई कैन प्ले दैट एज वेल। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि फिर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और मुझे पार्टिसिपेशन आप लोगों की चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर डिबेट कर सकें, सब लोगों का पर्सपेक्टिव आ सके इस चीज के ऊपर। आप लोग अपनी जिंदगी को, दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, आप लोगों की लाइफ में इस तरह के कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि कभी आप लोगों ने देखा हो कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आप हो और आपने उसके साथ कैसे कोप किया है। क्योंकि ये मैं मेरे नजदीक जो है, आजकल स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द सेंचुरी ऑफ होपलेसनेस। हमें स्कूल में फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ये चीजें तो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमें एंगर मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमने कैसे अपने मुश्किलात से डील करना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर हम कहीं स्टक हो जाएं तो हमने कैसे उससे निकलना है, उससे कॉप कैसे करना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमने अपने इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली जो है वो कंट्रोल करना है और उसको कैसे अपने मुताबिक यूज करना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमने कैसे जो है वो जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो हमने कैसे रिलेशंस बनाने हैं लोगों के साथ। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें टॉक्सिसिटी को कैसे हैंडल करना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम अपने अपने सेल्फ को हमने कैसे पहचानना है और कैसे हमने अपनी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन करनी है। देखिए, सबसे पहले जो आइडेंटिटी और सेल्फ का कॉन्सेप्ट था, दैट केम फ्रॉम प्लेटो। प्लेटो ने एक वर्ड यूज किया था उसके लिए, दैट वाज थाइमोस। थाइमोस का मतलब होता है आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन। हर इंसान को दुनिया में रिकॉग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, एक पहचान चाहिए। अगर पहचान ना होती तो आप लोगों की जो ईगो है या आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई ना होती। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए। अगर आप पहचानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तभी आप अपने बाहर से जिन लोगों के साथ आप डील करें आप उनको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप अपने ही सेल्फ को नहीं पहचानते तो आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से कभी भी नहीं निकल सकते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं इसकी तरफ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आए होंगे इन योर लाइफ, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या सोसाइटी इंसान को क्रिएट करती है या इंसान सोसाइटी को क्रिएट करता है? मुझे आप सब लोगों का इसके ऊपर पर्सपेक्टिव चाहिए। वन बाय वन प्लीज बताते जाएं। सोसाइटी इंसान को बनाती है या इंसान सोसाइटी को बनाता है? इंसान इंसान सोसाइटी को सोसाइटी को बनाता बनाता है। अच्छा, इंसान सोसाइटी को बनाता है, ठीक है, और जी आगे? बिल्कुल मैम, दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। इंसान मिलकर सोसाइटी क्यों बनाएंगे, फिर सोसाइटी में जो वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से जो नए हमारे यंगस्टर्स आएंगे उनकी अपब्रिंगिंग होगी। ठीक है, और?
और सोसाइटी भी इंसान को बनाती है ना। अगर ये सोसाइटी ना हो तो फिर इंसान क्यों, मतलब कि वेरी क्या गुड, करेगा, वेरी अकेला गुड। करेगा। जी जी। अच्छा, चलें अब हम इसकी तरफ जाते हैं कि क्या सोसाइटी इंसान को बनाती है या इंसान सोसाइटी को बनाता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट। अब सोसाइटी देखिए, इंसान को ताने मारती है मैम, आप दैट्स ये नहीं कर वेरी पाए, वेरी आप गुड वो नहीं कर स्टेटमेंट पाए। फ्रॉम यू। दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेटमेंट फ्रॉम यू, और आई एम हैप्पी कि आपने पार्टिसिपेट किया एंड यू स्पोक योर हार्ट आउट। आई एम वेरी थैंक यू हैप्पी। मैम। अच्छी बात है। अब यही चीजें हम इसी चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट अपने इसी सेशन के अंदर, जी ताकि जी। आप जो है अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने सोसाइटल प्रेशर, स्टैंडर्ड्स और जितने जो आप लोगों के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं आपने कैसे डील करना है उनके साथ, और जो फिलॉसफी की बहुत सारी थ्योरीज हैं वो क्या इनके बारे में एक्सप्लेनेशंस देती हैं, ठीक है, और हम उनको कैसे स्मार्टली आउटविट कर सकते हैं, लोगों को कैसे हम उनके साथ कोप कर सकते हैं। देखें, जब इंसान पैदा होता है तो वो उसके हाथ में ये नहीं होता कि वो किस जगह पैदा होगा, ठीक है, वो किस सोसाइटी में पैदा होगा, तो ये उसके हाथ में नहीं है। लेकिन जिस सोसाइटी में वो पैदा हो रहा है, आगे पढ़ रहा है, बढ़ रहा है या लिख रहा है या ग्रोथ हो रही है, उसको चेंज करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल भी है। तो सोसाइटी भी इंसान को बनाती है और इंसान भी सोसाइटी को बनाता है। दे आर म्यूचुअली अटैच्ड। अब सोसाइटी क्या करती है, इंसान को उसका नाम देती है, उसकी आइडेंटिटी देती है, उसको रिलीजन प्रोवाइड करती है, उसको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, उसको नॉर्म्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, उसके बाद उसको रिलेशंस प्रोवाइड करती है, पीयर ग्रुप्स प्रोवाइड करती है, सोशल नॉर्म्स प्रोवाइड करती है। देर आर सो मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे स्कूल्स हो गए आपके, चर्च, मॉस्क, ये सारी चीजें। लेकिन मैन सोसाइटी के अंदर उसको क्या उसका रोल है, उसका ये रोल है कि वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। किस तरह? बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट दोज नॉर्म्स, बाय हैंडलिंग दोज प्रेशर्स जो उसको सोसाइटी ने दिए हैं, या सोशली कंस्ट्रक्टेड जो उसके जो नॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक नॉर्म बना हुआ है कि जी अगर शादी करनी है तो 20 तोले सोना देना होगा, ठीक है। अब ये तो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि सोना देना है आपने। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सोसाइटी के अंदर कि अगर आपने शादी करनी है तो आपने किसी हॉल में करनी है, आपने उसके लिए 20 तोले या 25 तोले सोना देना है। अगर हम नहीं करेंगे ये चीजें तो लोग क्या कहेंगे। वी आर स्टक हेयर कि लोग क्या कहेंगे। हम आधे से ज्यादा जिंदगी ये सोचने में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और बाकी जो जिंदगी होती है वो ये सोचने में गुजारते हैं कि काश हम ये ना करते, काश हम अपने दिल की मान लेते। तो जिंदगी के अंदर ना लोग होने चाहिए और ना काश होना चाहिए। और इसके लिए एग्जैक्टली आप मैम, जी आप सही बोल रही हैं। बस जी लोगों की वजह से जिंदगी तो खराब है। एग्जैक्टली लोग कुछ भी नहीं है कि वो आप लोगों की जिंदगी को डिसाइड करें, क्योंकि जिंदगी आपको सिर्फ एक दफा मिलती है और आपके बिल्कुल। पास चॉइस है कि आप उसको चेंज कर सकें। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम समटाइम्स हम ऐसे प्रॉब्लम्स में भी होते हैं कि वी डोंट हैव चॉइस, ठीक है। आप जी फिलॉसफी के अंदर एक थ्योरी है जिसको कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास हमेशा चॉइस होती है, लेकिन आप चूज नहीं कर रहे होते। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक रूम है, एक रूम के अंदर एक बंदा खड़ा है और एक दूसरा नकाब पोश बंदा एंटर होता है उस रूम के अंदर, और वो एंटर होके उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और एक हाथ में उसके बटन है। उसको कहते हैं कि अगर तुम ये बटन प्रेस कर दोगे तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अगर तुम नहीं प्रेस करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो बटन प्रेस करता है तो दुनिया के किसी कोने में कहीं धमाका होगा या बॉम्ब ब्लास्टिंग होगी और उससे हजारों लोग मर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो कहेगा, ऐसी सिचुएशन में बंदा कहेगा कि जी मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। तो अगर वो जो भी चीज चूज करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है कि मैं नहीं बटन जो है दबाता, तो उसके पास ये भी चॉइस है कि वो बटन ना दबाए और खुद मर जाए। उसके पास दूसरी चॉइस ये है कि वो बटन दबा दे, उसको क्या पता कि दुनिया में कौन मर रहा है और वो खुद जिंदा रह जाए। तो चॉइस हमेशा हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या चूज करना है। और यही
चॉइस की वजह से ही हम बहुत सारी जगहों पे मार खाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। हमने कभी डिसीजन लिया नहीं होता, क्योंकि जब आप चॉइस करते हैं या आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको सबसे पहले किस चीज का डर होता है? डर होता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि भाई मेरा नाम आएगा इस चीज के ऊपर, मैं कैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे हमेशा सारी जिंदगी मतलब ताने मारेंगे लोग, कहेंगे कि ये तुमने किया है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है ह्यूमन लाइफ के अंदर, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही हमारे लिए प्रेशर्स क्रिएट करती है। देखिए, चॉइसेस हमेशा हमारे पास होती हैं, लेकिन हम चूज करते वक्त डर रहे होते हैं। बहुत सारी लाइफ में आपके पास अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। अब एक स्टूडेंट ऐसा भी था मेरे पास आया जिसने कहा कि मैम मुझे सीएसएस करना है और एक तरफ मुझे इंटर्नशिप मिल रही है, जॉब मिल रही है, और वो भी बहुत मिनिमल वेज के ऊपर, मतलब थोड़ी सी सैलरी है उसके, तो मैं क्या चूज करूं? अच्छा, अगर मैं सीएसएस का चूज करता हूं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और अगर मेरी जॉब है इस तरह से तो वो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि जी तुम सीएसएस की तरफ जाओ। तो देन आफ्टर अ काउंसलिंग सेशन, करियर काउंसलिंग सेशन, मैंने जो चीजें अखज की उससे और उसको जो समझाई, उसको ये चीज समझाई कि देखिए सीएसएस जो है इट इज नॉट अ करियर। आप जब जा रहे हैं उसके लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि उसमें आपकी जो है मेहनत तो है ही, लेकिन आपकी लक भी काउंट करती है। बिकॉज यू आर गोइंग टू कम्पीट विद 60,000 पीपल, 50,000 पीपल। अब चांसेस तो नहीं है उसमें से तो सिर्फ 200-300 लोग पास होंगे। तो अब जो सारे फैक्टर्स जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखें अपनी सारी एफर्ट, सारी एनर्जी सीएसएस के ऊपर लगा दें, और अगर आप नहीं होते तो आखिर में आप उसी सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे? आपके अंदर क्या इतना करेज होगा कि आप खुद को हैंडल कर सकेंगे? नहीं। तो आई टोल्ड हिम कि आप वो जो है अपनी जो चॉइस है वो आप बेटर है कि आप सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों सामने रख के फिर आप डिसाइड करें। सबसे अच्छा डिसीजन मेकिंग ये होती है, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर गेम थ्योरीज पढ़ते हैं। गेम थ्योरीज में ये होता है कि आपने विन विन सिचुएशन देखनी होती है। विन विन सिचुएशन ये होता है कि जब दोनों पार्टीज जो हैं फायदे में हो, ठीक है। आप उसमें सारे जो आउटकम्स होते हैं या डिसीजन जो आप ले रहे होते हैं उसको आप लाइन वाइज लिख लेते हैं कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज, अच्छा ये चीज खतरे में आ रही है, ये चीज मेरे फायदे में है, बेनिफिशियल है, अच्छा ये सामने वाली पार्टी के लिए बेनिफिशियल है, मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है। तो आखिर में जब आप सिनेरियोज निकालते हैं उसमें से, तो आखिर में आप देखते हैं कि जिसमें दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा हो आप उसके लिए ऑप्ट करते हैं। अब जैसे उनके लिए गेम थियरीज में से हमने जो पॉसिबल आउटकम्स थे और मैक्सिमम जिसमें बेनिफिट था, तो हमने ये निकाला उसमें कि जी अगर वो सीएसएस करते हैं तो उसके लिए उनको 2-3 साल लग सकते हैं, और हो सकता है चांसेस 3 होते हैं तो वो स्टक हो जाएं। उनके पास कोई और एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो वो एंड मैंने उनको कहा कि आप बेटर इज दैट कि आप वो जो है इंटर्नशिप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब सीएसएस करना है तो वो तो आपका पैशन है, वो तो आप साथ साथ कर लेंगे, लेकिन साथ साथ आपको अपना करियर भी बनाना है। खुदा ना खास्ता अगर आपका सीएसएस नहीं हो पाता तो फिर आप जीरो पे खड़े होंगे अगेन। तो आप यहां से स्टार्ट करें, हो सकता है कि आप यहीं इसी अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करें। तो आफ्टर 6 months हमने जो पॉजिटिव आउटकम देखा उसका वो ये देखा कि नॉट ओनली दैट इंटर्नशिप, उस इंटर्नशिप में उस बंदे ने बहुत कुछ सीखा, उस स्टूडेंट ने। उसके बाद उसी इंटर्नशिप में उसको जॉब मिल गई। जब जॉब मिल गई तो लेटर ऑन उसी में ही विद इन 6 months ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि ही गॉट प्रमोशन एज वेल, ठीक है। तो ही वॉज क्वाइट लकी टू हैव दैट। तो उसने मुझे कॉल की और उसने फिर मुझे कहा कि मैम यू आर राइट अबाउट दैट, क्योंकि 6 months पहले अगर मैं आपकी बात ना मानता और अभी मैं सीएसएस के लिए बैठा होता तो अभी तक मेरे सीएसएस के एग्जाम ही ना हुए होते। और विद इन दीज 6 months जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो मैंने लर्निंग की अपनी प्रोफेशनल डिग्री की, ही वॉज इंजीनियर, तो कहते हैं कि जो 6 months के अंदर मैंने सीखा है शायद वो मैं ना कर पाता। तो 6 months पहले वाला बंदा और 6 months बाद वाला बंदा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। क्योंकि आज मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, आज मेरे पास वो पैसे भी हैं कि मैं एटलीस्ट अगर मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज करते हैं कि तुम तो सीएसएस नहीं करे, तो एटलीस्ट मैं उनको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ, ठीक है। और लेटली उससे फिर ये भी बताया
कि मैम पहले जो था मेरे पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, तो इसके साथ मुझे एक्सपीरियंस भी मिला है। और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो एम कर रही है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वो मुझे बाहर भेजें ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी वजह से मार खाते हैं, क्योंकि जब वो देख लेते हैं सोसाइटी के अंदर एक चीज हो रही है तो उसके पीछे वो हर्ड मेंटेलिटी में चले जाते हैं। हर्ड मेंटेलिटी आप लोग समझते हैं? हर्ड मेंटेलिटी इसे कहते हैं कि वो जो भेड़ बकरियों वाली सोच होती है। भेड़ बकरियों को आप लोगों ने कभी देखा कि उनका मालिक जो है वो उनको जिस सिमत में लगाते हैं वो उसी के साथ चल पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो करियर काउंसलिंग है या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो इसी वजह से है, बिकॉज वी हैव हर्ड मेंटेलिटी हियर। हम देखते हैं कि जी एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बाहर घूम रहा है, उसके पास प्रोटोकॉल है या उसके पास गार्ड्स हैं या उसके पास गन्स हैं या उसको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि बस हमने ये बंद है और हम उसमें बैठ जाते हैं। बट वी डोंट नो व्हाट इज रियलिटी। तो देयर आर मल्टीपल मिथ्स एंड रियलिटीज बोथ। प्रिविलेजेस तो मिलते हैं लेकिन बट प्रिविलेजेस विद कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि हर बंदा उसको फेस नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने सीएसएस करके भी छोड़ा बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल द प्रेशर। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ डीमोटिवेट करने नहीं आई हूँ कि आप लोग सीएसएस ना करें, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी जितनी भी चॉइसेस हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनको यूटिलाइज करें। हर्ड मेंटेलिटी में मत जाएं। जैसे हमारे यहाँ पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर ये हर्ड मेंटेलिटी थी कि बस जो पैदा होता था उसको कहते थे कि जी आर्मी में जाना है। फिर उसके बाद आर्मी का क्रेज खत्म हुआ तो फिर ये क्रेज बन गया कि डॉक्टर बनना है। फिर डॉक्टर का क्रेज खत्म हुआ तो फिर जी इंजीनियर बनना है। फिर इंजीनियर वाली मेंटेलिटी खत्म हुई तो आप कहते हैं कि जी अब हमने जो है सबने असिस्टेंट कमिश्नर और वो बनना है, डीसी बनना है। तो ये जो हर्ड मेंटेलिटी है ये हम लोगों को ले डूबती है, उससे प्रेशर बढ़ता है। जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो उसके साथ प्रेशर बढ़ता है, पीयर ग्रुप के अंदर प्रेशर बढ़ता है, कंपटीशन आता है, घर वाले आपको टॉन्ट करते हैं। 3 साल जब आप सीएसएस के लिए वेस्ट करते हैं और जब आप वापस फिर दोबारा उस जगह पर आते हैं तो फिर आप लोग देखते हैं कि उस टाइम जो अपनी डिग्रीज के अंदर एक्सेल कर रहे हैं लोग, वो आप लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो किसी ना किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी ना किसी जगह से उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया और आप क्या हैं, आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अगर आप वाइजली सोचें। सबसे पहले तो ये कि यू शुड नो कि आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है। दूसरी बात ये कि आप लोग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। सेकेंडली ये कि प्रेशर हैंडल करना सीखें। देखिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह आप किसी चीज में स्टक हो जाते हैं कि आपको लगता है कि दिस इज एंड ऑफ लाइफ, लेकिन वो एंड ऑफ लाइफ नहीं होता। वो एंड ऑफ लाइफ नहीं होता और वो कुछ मोमेंट के लिए आपके लिए टेस्टिंग वो चीज होती है। तो आप उससे निकल सकते हैं किस तरह से? पेशेंस से, पेशेंस से, वेट से और हिम्मत से। ठीक है, तो ये आपकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं और आप इससे जब आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते हैं, आप नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं रखते। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटेलिटी भी देखी है कि जी जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। हेल्दी कंपटीशन रखें, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करना ना भूलें, क्योंकि वही टाइम होता है जब आप में और दूसरे में डिफरेंस पता चलता है कि आप सोसाइटी को कैसे हैंडल कर रहे हैं, लोगों को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप खुद कितने अच्छे इंसान हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि वो अपने नोट्स बनाते हैं और वो छुपा देते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं बताते। बहुत सारी जो हैं वो चीजें अगर उनको पता चल रही हो तो वो आगे शेयर ही नहीं करते और फिर पेपर के दिन पता चलता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम तक तो वो बात पहुंची ही नहीं है। तो वहां से फिर रियलाइजेशन होती है कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर फेलिंग। ठीक है, हम इतने गिर जाते हैं उस कंपटीशन में आगे जाने के लिए कि वो हम इंसान भी नहीं रहते। हम इंसानी वैल्यूज के तहत जो है वो उनको हेल्प भी नहीं करना चाह रहे होते। ठीक है, हमारे यहाँ जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो आप उसकी टांग खींच लो और उसको नीचे जमीन पे ले आओ। लेकिन बाहर के ममालिक में जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्विटी, कि हर एक इंसान को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि एक जो काम कर रहा है उसको भी घसीट के अपने साथ ले आओ कि भाई मैं तो काम नहीं कर सकता, चलो उसको भी नहीं करने देना।
हमारे यहाँ जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब जगहों पे मैंने ये चीज देखी है कि ग्रोथ जो है वो अनइवन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम खुद इनसिक्योर हैं, हम खुद मेहनत नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, किसी और को भी आगे नहीं बढ़ने देते। भाई आप खुद नहीं कर सकते तो किसी और को आगे बढ़ने का तो मौका दें। एज अ सोसाइटी यू आर ग्रोइंग, आपकी सोसाइटी ग्रो कर रही है। देखिए, मुश्किल वक्त में जो इंसान आपके साथ खड़ा होता है वो कभी भी आपको नहीं भूलता, तो आप किसी के मुश्किल वक्त के साथ ही बने। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके साथ खड़े हो जाएं। एक मैं रशियन प्रोवर्ब पढ़ रही थी जो बहुत अच्छी थी। वो ये था कि अगर आप किसी के साथ बारिश में नहीं जा सकते, मतलब किसी को आप सॉरी छतरी प्रोवाइड नहीं कर सकते बारिश में, तो आप उसके साथ बारिश में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी को खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप उसके साथ भूखे रह लें। आप ठीक है किसी के लिए ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी के मौके पैदा नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं। जी वेलकम बैक। तो हम लोग कहाँ पर थे, कोई मुझे जरा रिमाइंड करवा दे काइंडली। अच्छा हाँ, हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे, ग्रोथ की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी में ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटिव एज वेल एज वो जो है वो अपनी सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के ऊपर वो करता है, फोकस करता है। लेकिन जो रियल ग्रोथ होती है वो तब होती है जब सोसाइटी एज अ होल उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आप लोगों ने शायद ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो होता है कि जब आप इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करें, इंसानों को जो है वो स्किलफुल बनाएं, उनको उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो आपकी सोसाइटी को एज अ होल एलिवेट करें। अभी रिसेंटली चाइना के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज ऑफ रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, आपको पता है 800 मिलियन पॉपुलेशन को उन्होंने पॉवर्टी लाइन से उन्होंने उनको ऊपर लेकर आए मिडिल क्लास के अंदर। किस तरह से? शेयर्ड डेस्टिनी, ये वर्ड्स सुन लें, शेयर्ड डेस्टिनी, शेयर्ड डेवलपमेंट, ठीक है, शेयर्ड फ्यूचर और म्यूचुअल इंक्लूजन और म्यूचुअल बेनिफिट। आपने इन सब टर्मिनोलॉजीज में एक चीज देखी होगी, शेयर्ड, म्यूचुअल, बेनिफिशियल, मतलब विन विन सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि हम ग्रोथ नहीं करेंगे कि मैं ग्रोथ कर लूं और बाकी सारे जो हैं वो जहालत में रहें। देखिए, जब आप खुद ग्रोथ कर लेंगे, आपने फिर भी उसी जाहिल सोसाइटी के अंदर रहना है, आप उनके साथ नहीं डील कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो तो आपको उनकी ग्रोथ भी साथ साथ करनी होगी, आपको उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, आपने उनको सपोर्ट करना होगा। जब आप सपोर्ट करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंडेबल नहीं होंगे, इनसिक्योरिटी जो है सोसाइटी के अंदर से खत्म होगी, जो आपके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं वो खत्म होंगे। देखिए, किसी को आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारा इशू ये है कि हम डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं कि अच्छा अगर हमने उसको ये अपॉर्चुनिटी बता दी तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप सही compete करने वाले हैं, अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो आप उन हजारों लोगों में से, और जो आपके नसीब में है, आप उन हजारों लोगों में से भी आपको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके नसीब में वो नहीं है, आप उसको compete नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, आप किसी दूसरे अपने करीबी बंदे के लिए भी अपॉर्चुनिटी खराब कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी सोसाइटी के अंदर एलिवेट करना है अपनी सोसाइटी को, तो आपको म्यूचुअल ग्रोथ की तरफ जाना होगा। आपको दूसरों की भी ग्रोथ करनी होगी उतनी ही जितना आप अपने लिए कंसर्न हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्लियर हो गया? जी मैम, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इफ यू एवर हैव अ चांस टू चेंज योर पास्ट, व्हाट यू वुड लाइक टू बी बोर्न एज। अगर आपको कभी मौका मिले कि आप पास्ट में चले जाएं, तो आप अपनी कौन सी चीज चेंज करेंगे और आप क्या पैदा होना चाहेंगे? सोचिए और जरा मुझे 1 by 1 आंसर दें, फिर उसके ऊपर हम डिबेट करते हैं। सो रहे हैं आप लोग सब? एजुकेशन, एजुकेशन मैम, शुरू से जी? लेके एजुकेशन जो है ना हमारे लोगों को सही नहीं मिली है। ये चेंज हो जाए तो आई थिंक प्रेजेंट और फ्यूचर भी सेट हो सकते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट। मैं अपनी जो मेंटोरशिप है वो ठीक करूंगा, और अपनी बेसिक लेवल की जो मेंटोरशिप है टिल द कैरियर वो अच्छी से अच्छी करूंगा। मेरे अच्छे से अच्छे मेंटोर्स हों जो मुझे अच्छे तरीके से गाइड करें, और मैं टॉप स्टेप पोजीशन पे पहुंच जाऊं। हम्म। और इसी अच्छा, अगर आपको चांस दिया जाए, अगर आप मतलब पैदा होने से पहले आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आपने लड़का पैदा होना है या लड़की पैदा होना है, तो आप क्या चूज करेंगे? हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जी, वन बाय वन करते जाए ना, वन बाय वन जो आप बताएं। ओके, दोनों ही सही हैं। मैम रेहाना इंसान तो कह रही है कि लड़की। दोनों इंसान है। अच्छा, लेकिन आप ये देखें, मतलब आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट और इनिशिएट अ डिबेट कि अगर आप लड़की बनते हैं सिर्फ इस वजह से ना देखें कि मतलब दोनों ठीक हैं, तो हम आप ये देखें कि अगर आप इस सोसाइटी के अंदर पैदा हो रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आपने लड़की पैदा होना है या लड़का, तो आपके माइंड में कौन सी चीजें होंगी? अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं लड़की पैदा होना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं क्यों पैदा होना चाहती हूँ, उसकी वजह। अच्छा, इधर एक पार्टिसिपेंट ने लिखा हुआ है कि मैं इंसान बनना पसंद करूंगा। तो मेरी बात सुनिए, आपके पास तो अभी भी चॉइस है इंसान बनने के लिए, आप अभी इंसान बन जाएं। आपको क्या जरूरत है कि आप दोबारा पैदा हो उसके लिए? सही कहा। मैडम मैं लड़की बनना पसंद करूंगी अगर मेरी चॉइस पे होता तो। दैट्स वेरी नाइस। और क्यों, वजह? तो मैडम लेडीज फर्स्ट आपने सुना होगा, और लेडीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है हर जगह, इस वजह से। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रिविलेज देख रहे हैं फीमेल्स का, कि उनको लेडीज फर्स्ट के बिल्कुल तौर पर उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है इस मामले में, या उनको जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तो वो आप अवेल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बसों में भी आगे बिठाया जाता है। ठीक है। मैं लेडी बनने से इस पहले एक तरह अच्छा का बाप बहुत सारी बनूंगा, उनका और अपनी वो है। बेटी की अच्छी से अच्छी परवरिश करूंगा। दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। और मैम नेक्स्ट। दोनों में एक जो है ना, मेरे ख्याल से जो डिफरेंस होता है, अगर मैं लड़की बनना अगर पसंद करूं तो लड़की में मैं समझता हूं कि वो खासियत होती है कि दूसरे को इमोशनली कंट्रोल कर सकती है, और लड़के में जो होती है वो लड़के में जो होता है वो दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो पॉलिटिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, दोनों को ठीक है, कंट्रोल कर सकता है ये चीजें। ठीक है। अच्छा, तो इट मींस कि आप लोगों के पास चॉइस नहीं थी और आप लोग इस सोसाइटी के अंदर अपनी चॉइस के बगैर ये बनकर आए हैं। ठीक है, इस चीज को हम एग्जिस्टेंशियलिज्म में या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फैक्टिटी कहते हैं। ठीक है, इट्स अ वर्ड, फैक्टिटी। मैं इधर लिख भी रही हूँ आप लोगों के लिए। शायद अगर फ्यूचर में आप लोगों ने सीएसएस करना हो, या किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट हो, या फिर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, या फिर कहीं स्टक हो जाए, तो यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। ठीक है, इसको फैक्टिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, फैक्टिटी एंड एब्सर्डिटी। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी है उसके अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं, फैक्टिटी एंड एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी जो है वो कहते हैं कि आप पैदा हो गए हैं, उसके बाद आपको चॉइस दे दी है, दुनिया क्रूअल है, आपने उसी के अंदर हैंडल करना है। अब जॉन पॉल सार्त्रे एक फ्रेंच फिलोसफर है जो इस बारे में कहता है कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। ठीक है, उसको ये सजा दी गई है कि तुम फ्री हो, अब तुम अपने लिए चूज करो खुद जो तुमने करना है चूज। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मीनिंग देते हैं। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल हालात में आप क्या मीनिंग, कैसे आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल करते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है और वी शुड एंड दिस लाइफ। अब एक ग्रीक माइथोलॉजी है जिसमें आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, जिसको मिथ ऑफ साइसिफस कहते हैं। आई नो ये आप लोगों के लिए थोड़े मुश्किल नाम होंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूं तो आप लोग इसके साथ रिलेट कर सकें पे फ्यूचर में। मिथ ऑफ साइसिफस। मिथ ऑफ साइसिफस जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी है जिसमें एक टेल है कि एक किंग था जिसने अपने जो उस टाइम के उनके खुदा थे, जिसको आप यूनानी खुदा कहते हैं, ज्यूस और दूसरे, उनको उसने डिश करके मौत को जो है वो किया था, मतलब मौत से बच गया था। तो उसको पनिश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको एक पत्थर थमा दिया और कहा कि तुम ये रोज रोल करके एक चोटी के ऊपर लेके जाओगे, और जैसे ही वो चोटी के ऊपर लेकर जाता तो वो पत्थर फिर से वापस गिर जाता था। तो उसको कंडेम किया गया कि तुमने अब ये आखिर तक करना है और तुम मोर्टल मतलब इमोर्टल हो और अब तुम कभी नहीं मरोगे।
हम बहुत सारे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम रिपीटेटिव टास्क करते हैं। ऐसा है ना आप लोगों की लाइफ में, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई चीज पढ़ रहे हैं या कोई काम है, तो आप वो करते करते थक जाते हैं। आप कहते हैं कि यार ये क्या बोरिंग मोनोटोनस सी एब्सर्ड सी जिंदगी है और हम रोज एक ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की जॉब किसी दूसरे शहर में है और वो एक इस शहर से रोजाना दूसरे शहर जा रहा है, तो वो अपने आप को इस चीज के साथ रिलेट कर सकता है। उसको कह सकता है कि दैट ही इज इन द मिथ ऑफ साइसिफस, कि वो उसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो काम उसने रोज करना है। अब आपके पास चॉइस है, आपने वो काम रो के भी करना है और आपने वो काम खुशी खुशी भी करना है। तो अब ये आप चूज करेंगे कि आप उसके अंदर अपना मीनिंग ढूंढते हैं या फिर आप उससे उकताते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लाइफ के अंदर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जब आप स्टक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि हम उस पर कैरी ऑन करें, उसको छोड़ दें, हम उसको खुशी खुशी बर्दाश्त कर लें या फिर हम उसको रो के बर्दाश्त करें। तो ऐसे उसमें जो है जो फिलॉसफी है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। वो आपको सिचुएशंस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप उसके अंदर फंस सकते हैं, लेकिन आप उससे कैसे निकल सकते हैं? अगर आपके अंदर करेज है उस प्रेशर को हैंडल करने का, अगर आप डिफरेंट सोचते हैं, अगर आप देखते हैं कि भाई ये जिंदगी सिर्फ मेरी है और मैं ही उसको चूज करूंगा और दूसरे किसी को राइट नहीं है कि वो मेरे लिए चूज करे, और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फेस कर लूंगा, तो क्या है कि आप बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अपने लिए चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई दूसरा आएगा, आपको नोबेल पीस प्राइज देगा, आपके लिए वो चूज करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होगी, तो कभी भी इस तरह नहीं होगा, आप उस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकते। ठीक है, तो दीज आर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि हम यूथ जो हैं वो अभी तक इस चीजों में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप रिलेशनशिप्स को देख लें। रिलेशनशिप्स में क्या है कि जी 5 years 6 years तक जो है वो एक दूसरे के साथ स्टक होते हैं, आखिर में डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, और जब डिसाइड कर लेते हैं तो फिर दूसरा वाला बंदा नहीं डिसाइड कर पा रहा होता, और आखिर में क्या कहते हैं कि वो जी अम्मी नहीं मान रही थी या अबू नहीं मान रहे थे, या तुम लोगों का जो, या मेरा और जो तुम्हारा है वो कास्ट का डिफरेंस है। तो ये चीजें तो पहले सोचनी चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है कि हम क्लियर नहीं है, हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं, और हमें चाहिए क्या। तो जब आप क्लियर ही नहीं होंगे पहले दिन से चीजों में, आपके पास कभी भी ना तो सिंसेरिटी आएगी, ना आप लॉयल होंगे, और ना ही आप उस फ्यूचर जो सिचुएशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं आप उनके साथ डील कर सकेंगे। ठीक है जी, जी पूछें क्वेश्चन। मैम, क्या ये मैटर करता है कि लड़की होना चाहिए था या लड़का? आपसे सवाल है थोड़ा सा। देखें, जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो आपकी डिसाइड करती है नेचर। ठीक है, वो मतलब आप नेचुरली बॉर्न होके आते हैं, लेकिन जो आपकी क्वालिटीज हैं या आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, दैट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो सोसाइटी है वो आपके लिए कंस्ट्रक्ट करती है। अब लड़की स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, लड़कियों के बारे में जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि जी आप वीक हैं, लड़कियां वीक हैं, कमजोर हैं, रोती हैं, और रोना जो है वो कमजोरी है, तो ये चीज कौन दे रहा है, उसको कौन बता रहा है? ये आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लड़की होना या लड़का होना इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर फर्क है तो दैट इज ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे फिलोसफर्स ने जो है वो उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट किया, एंड दैट इज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है कि जी लड़की जो है वो, उसका आधा दिमाग है, लड़की जो है वो इतना लॉजिकली नहीं सोच सकती, वो रैशनल नहीं सोच सकती, वो इमोशंस के साथ सोचती है, इमोशंस के साथ चीजों को देखती है। और लड़का जो है उसकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है कि उसको बचपन से सिखा दिया जाता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुमने बाहर जाना है, तुमने हैंडल करना है। ठीक है, तो बहुत सारे आप लोग देखेंगे लाइफ के अंदर कि इस तरह की भी सिचुएशंस हैं कि फीमेल्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं बहुत ज्यादा, एंड दे हैव मैनली क्वालिटीज, लेकिन बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनकी जनाना हरकतें होती हैं। ठीक है, फीमेल उनकी फेमिनिटी उनमें ज्यादा होती है। तो अब ये क्या है, मतलब मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटीज जो उनके अंदर आ रही हैं
वो उनकी सोसाइटी क्रिएटेड है, सोसाइटी ने उनको बनाया। अब बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज भी हैं जहाँ फीमेल्स बाहर जाती हैं, हंटिंग करके आती हैं, और जो मर्द हैं वो खेतीबाड़ी करते हैं, घर पे खाना पकाते हैं। ठीक है, अगर आप अफ्रीकन सोसाइटीज देख लें जिसमें तहीतीज हैं, और दूसरी हवाई की कुछ आप देख लें इंडिजिनस पॉपुलेशंस, तो उनमें इसी तरह है कि फीमेल्स जो है वो हंटिंग करके आती हैं, दे आर वेरी पावरफुल। अच्छा, आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 19th सेंचुरी में, उसके बाद से ये जो रोल्स हैं, फीमेल हो या मेल हो, इनके रोल्स डिफाइन किए गए हैं। उससे पहले जो है फीमेल्स मतलब देवी और देवता ज्यादा होते थे, वो एग्रीकल्चर वगैरह करती थी, सारे काम वो संभालती थी। उनके मोस्टली जो हंटिंग का जो काम था वो मेल्स करते थे, वो बाहर रहते थे। एग्रीकल्चर वाला जो सारा काम था वो फीमेल्स संभालती थी। ठीक है, अब जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर कैपिटलिज्म बढ़ गई। अब इनको क्या चाहिए था, इनको वर्कर्स चाहिए थे बहुत सारे। तो इन्होंने क्या किया, खवातीन को घर भेज दिया कि अब तुम जाओ घर जाके संभालो, फैमिली बनाओ। फैमिली का कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में आया, विक्टोरियन। उससे पहले आप देखें कि सारे डिफरेंट जो आपके जितने भी कोड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारे विक्टोरियन इरा में, 19th सेंचुरी में, इन सब इराज के अंदर आए हैं। तो उनको घर भेज दिया गया और मिल्स को कहा गया कि अब आप लोग फैक्ट्रीज में जाके काम करेंगे, बिकॉज दे नीडेड वर्कर्स। तो ये कॉन्सेप्ट है जेंडर उसका। तो जेंडर जो है वो एक्चुअली आपका कंस्ट्रक्टेड है, इट्स अ मिथ। अब आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों की अपनी जो है वो लिमिटेशंस भी हैं, और दोनों की अपनी जो है वो फायदे भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी के अंदर पैदा हो रहे हैं और अपनी क्वालिटीज को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल अगर आप डिफरेंसेस को सेपरेट कर लें तो बाकी सारे तकरीबन सेम है, लेकिन जो सोसाइटी जिस तरह से क्रिएट कर रही है चीजें, वो मैटर करता है एज अ सोसाइटी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मुइस। जी मैम, मैं समझ गया। बिल्कुल यही बात है कि जो है ना, दोनों तो मैटर ही होते हैं। हमारे सोसाइटी में आकर उसकी जो बाहर से उनकी इम्प्रूवमेंट की जा रही है, उन चीजें जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है उनके माइंड में, वो ही चेंज हो रही हैं सारी चीजें ना। इसमें देखें, यूथ से मैम मैं जैसे समझ रहा हूँ कि यूथ यूथ से ये चीजें बहुत बाहर हैं। इसमें यूथ कैसे मतलब अपनी जो है एबिलिटीज को जो सोचती है वो इम्प्लीमेंट कैसे कर सकती है? फर्स्ट तो मैं समझता हूँ कि थ्रू डॉन, जैसे यूथ की आता है सैटरडे पर, और डॉन में बंदा लिख के और हर चीज बता सकता है अपने आइडियाज। लेकिन ये यूथ जो है उसको फोर्स किया जाता है, उसको सही गलत का इतना मतलब कि वो मैं आपको मुइस एजुकेशन आपको एक बैकग्राउंड आसान, ऐसा नहीं सॉरी है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए, जी जी इसका मैम। आसान तरीका मैं आपको ये बता दूं। देखिए, 62.3% पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान में लिटरेट है। लिटरेट का मतलब ये होता है कि जो पढ़ना और लिखना जानता है। ठीक है, पढ़ना और लिखना जानना इज समथिंग एल्स, पढ़ा लिखा होना इज समथिंग एल्स। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अभी जो जी जी पढ़ना मैं लिखना जानते समझ रहा हैं, हूँ, बिल्कुल हमने समझ रहा उनको हूँ। पढ़ा लिखा बनाना है। और वो हम शुरुआत डॉन से नहीं, हम अपने घर से करेंगे। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल मैं मैम, आपको इसकी, घर से ही जी करेंगे, जी बेशक सही बात। जी, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जी देखिए, जी, अगर आप आप करेंगे। खाने की टेबल पे बैठे हो और बड़े बात कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बात कर रहे हैं, तो उस टाइम एक जी बच्चा जी जो है वो कोई चीज बोलता है, तो बड़े क्या कहते हैं उसको कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हारा क्या काम बनता है बड़ों की बात में बोलने का, यू आर नॉट डिसीजन मेकर। तो हम क्या करते हैं कि वहीं से ही बच्चे को चुप करवा देते हैं। उसकी डिसीजन करने की पावर या उसकी जो एबिलिटी होती है थिंकिंग की, वो हम वहीं पे खत्म करना शुरू कर देते हैं। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक जो इंस्टिंक्ट है, दैट इज ऑफ क्यूरोसिटी। अगर हम क्यूरोसिटी ही किल कर दें इंसान के अंदर से, तो इंसान जो है वो बिल्कुल रोबोट बन जाएगा। तो हम एक्चुअली अपने जो बच्चे हैं या अपना जो इर्द गिर्द का माहौल है, हम उसमें डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेटिव वो सिस्टम ला रहे हैं। हम बड़े हैं तो हम बच्चे की बात नहीं सुनते, क्योंकि हमें लगता है कि वो उसकी राय उतनी जो है वो कीमती नहीं होगी जितनी हमारी है, क्योंकि हम उससे ज्यादा बड़े हैं एज में या हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो हम अपने घर से ही इस चीज की शुरुआत करेंगे कि हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करना। अब देखिए, बहुत सारी फैमिलीज में इस तरह होता है कि मदर्स अपनी बच्चियों को कहती हैं कि फलां ये जो गोश्त की वो बोटी है, ये भाई के लिए रख दो और तुम बाद में आखिर में खा लेना। अब बहुत सारे कहेंगे कि नहीं नहीं मैम इस तरह नहीं होता, अब तो बड़े एडवांस हो गए। नहीं, मैंने अब पर्सनली यहाँ पे बहुत सारे घरानों में इस तरह देखा है।
अच्छा, फिर इसी तरह कोई फीमेल है आपके घर की बाहर जा रही है, तो बच्चा चाहे 2 साल का होगा, उसको कहेंगे कि इसको भाई को साथ लेके जाओ, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। वो भाई 2 साल का भाई क्या आपकी प्रोटेक्शन करेगा, उल्टा आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी जब आप उसको बाहर लेके जाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं है कि प्रोटेक्शन का जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो आप अपने घरों से इस तरह से शुरू कर रहे हैं। फिर जी छत पे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, सोशलाइजेशन नहीं करनी। हम सारी जिंदगी अपनी बच्चियों को घरों में बंद करके रखते हैं, जब पढ़ लिख जाती हैं तो फिर उनको एकदम से छोड़ देते हैं कि बाहर जाओ। हमने जो फीमेल्स होती हैं उन्होंने घरों में क्या देखा होता है, उन्होंने सिर्फ बाप को का रूप देखा है, रोल देखा है, भाई का रोल रोल देखा है, ठीक है। या कुछ फैमिलीज अगर ज्वाइंट है तो उसमें कजन और चाचा का देख लिए, ठीक है। अब जब वो वर्क प्लेस में जाएंगी तो वो क्या करेंगी, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है, तो वो क्या करती हैं, अब वो बाहर जाके जितने भी मेल्स होंगे उनको उसी नजरिए से देखेंगे कि ये मेरा भाई है या मेरे अबू की तरह है। लेकिन जो बाहर मेल्स बैठे हैं वो दे आर डोमिनेंट पीपल, वो उसको उस नजरिए से नहीं देखेंगे, और दैट इज वाई दे बिकम प्रे टू दोज प्रेडेटर्स, कि वो जो है हैरेसमेंट का भी शिकार होते हैं, क्योंकि उनको ग्रूमिंग नहीं होती, उनको घर से इतनी आज़ादी भी नहीं होती, उनको घर से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया जाता कि भाई अगर तुम्हारे लिए कोई बाहर प्रॉब्लम होगा तो वी आर स्टैंडिंग विद यू। तो वो बेचारी कहीं पे भी फॉल नहीं करती हैं। वो जब आप शुरू से उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर करवाओ, उनको बाहर लेके जाओ, उनको कहो कि फला दुकान तक तुम अकेली जाओ एंड आई एम वॉचिंग यू, ठीक है, पीछे से उसको होल्ड दो, तो उसको क्या है कि लोगों को परखने का, उसका एक्सपोजर का तरीका, उसका लोगों से बात करने का तरीका उसके अंदर आएगा, उसको पहचान होगी नजरों की। जब आप सारी जिंदगी उसको एक चार दीवारी में बंद रखेंगे और अचानक उसको खोल दोगे कि जाओ भाई अब तुमने खुद करना है, तो शी वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सही है और कौन गलत है। वो सबको एक ही निगाह से देखेगी। तो इसमें किसका किरदार हुआ, हमारी सोसाइटी का, हमारे घरों का। अच्छा, इसी तरह जो मेल है, अब मेल को कौन कह रहा है कि भाई तुमने रोना नहीं है, तुम रोगे तो तुम, मर्द को दर्द नहीं होता, या मर्द जो है वो रोता नहीं है। भाई मर्द भी रो सकता है, क्यों, उसके इमोशंस नहीं है क्या, उसको भी दर्द हो सकता है। हम मूवीज में दिखा रहे हैं, हम कभी सुपरमैन दिखा रहे हैं, कभी हम जो है वो जो टार्जन दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, उसको ऐसा हीरो प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो बेचारा ना मर सकता है, ना बेचारा वो रो सकता है, और ना वो बेचारे को कभी शोल्डर की जरूरत पड़ेगी, और ना कभी वो थक सकता है। तो ये क्या है, ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं आपकी सोसाइटी के, कि आपने मर्द को ऐसा फौलाद बना दिए, रैशनल बना दिए कि उस बेचारे के इमोशंस ही मार दिए सारे। और अगर वो कभी गलती से रो भी पड़ा तो आप कहोगे ओ हो, ये तो औरतों की तरह रो रहा है। तो ये जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज, ये सारी के सारे डोमिनेंट है, मैन क्रिएटेड है, ठीक है। अब आप फीमेल वर्ड देख लें उसमें मेल है, वुमेन वर्ड देख लें उसमें मैन है, आप चेयरमैन देख लें उसमें भी मैन है। तो आपकी जो लैंग्वेज है, एक्चुअली अगर आप लैंग्वेज को ही देख लें स्टार्ट से कि किसने बनाई है लैंग्वेज, तो दैट इज मैन ओरिएंटेड, मेल ओरिएंटेड। तो वो बनाई ही इसलिए गई है ताकि आपके अंदर जो सोसाइटी का ऑर्डर है उसको, ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, फैमिली बनाई जा सके, फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया है। आप समझ रहे हैं आपके, मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ। आई एम नॉट लाइक अ पर्सन कि मैं कोई फेमिनिस्ट हूँ बहुत ज्यादा, या मैं कहूंगी कि जी फीमेल्स नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि हमने जो स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं सोसाइटी के अंदर, वो हमने बहुत बुरे बनाए हुए हैं कि जी मर्द कभी रो नहीं सकता, या मर्द को दर्द नहीं होगा, या मर्द जो है वो इस तरह स्ट्रांग रहेगा, वो मस्कुलिन है, उसके 6 पैक्स होने चाहिए। भाई नहीं, उसके अंदर फेमिनिटी भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग। यस मैम, मैं समझ गया। जैसे कि मैम देखें, अभी प्रेजेंट जो हमारे पाकिस्तान की आपने जैसे बताया कि जी जो है इलिटरेसी रेट आपको पता है कितना है। ऐसे नहीं है कि हर घर में अगर 5 मेंबर्स रहते हैं और 5 में से ही अगर एक छोटा है तो 4 पढ़े लिखे ही होंगे। ऐसे भी हमारे मेजोरिटी जो घर हैं और बाहर सोसाइटी है, उनमें घर और बाहर सोसाइटी इलिटरेशन ज़्यादा है। और जो हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान से वो बच्चे ऊपर आ रहे हैं जिनके घरों में मतलब कि जो है ना कोई माहौल नहीं था, वो भी आ रहे हैं जो लेकिन रेट जो है ज़्यादा इनका है, और ज़्यादा काम भी अच्छे वो ही करते हैं जो इस किस्म के माहौल से आ रहे हैं। हम्म, तो बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल से यहाँ पर जैसे बच्चे को जो है किन जगहों पर अगर रोका जा रहा है तो वहां पर
एजुकेशन का भी एक जो है ना लेक आ रहा है और फैमिली का, दोनों का लेक आ रहा है। इसमें यूथ क्या करेगी, मतलब वहां पर उस बच्चे को क्या, वो चुप तो करके बैठेगा ही ना, उसमें वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा जब तो उसको ना ही एजुकेशन ने इतना पावर दिया है और ना ही फैमिली पावर दे रही है। वो तो स्टक होके बैठेगा ही चुप करके। वो तो यहाँ पर जैसे कि मेरे ख्याल से अभी जो मुझे जैसे आइडिया आ रहा है, यहाँ पर यूथ जो होगी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेगी, खुद से बातें करेगी, खुद को इंकरेज करेगी। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर फैमिली अगर खुद को जी भी हमें ये इंकरेज करना है और दूसरे को भी इंकरेज करना है। हमें एज अ यहाँ पर सोसाइटी इवॉल्व करना है, ह्यूमनिस्टिक उसमें लेके जाना है। देखिए, एक वेलफेयर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें स्टेट जो है वो अपने लोगों का ख्याल रखती है। ठीक है, इस तरह के वो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाती है कि मतलब जिसमें सबके लिए बराबर वो एक चीज होती है, और वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें एजुकेशन फ्री है, जिसमें आपकी कुछ स्कीम्स जो हैं उसको सब्सिडाइज कर दिया जाता है, आपको फ्री दी जाती है। जैसे आप नॉर्डिक कंट्रीज देख लें, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारी कंट्रीज इस तरह जिनको आप वेलफेयर उसमें कहते हैं, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि ह्यूमन के ऊपर कैपिटल सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, ह्यूमंस को एज अ स्किलफुल पर्सन उनको बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, रोड्स बन जाए, तो दैट इज डेवलपमेंट। हम इंसानों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, हम चीजों के ऊपर खर्च करते हैं, हम मटेरियलिस्टिक हैं। ठीक है, अब आप खुद देख लें कि यहाँ पर बूस्ट ऑफ कितनी वो चीजें हैं। अब मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ कि जिसने अपना 1 बीघा जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी की, जस्ट टू प्लीज पीपल, के लोग जो हैं वो कहें कि वाह वाह कितनी जबरदस्त कमाल की शादी हुई है। और क्या है कि जी इस तरह उसमें जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। फिर देखिए, जब भी आप किसी उसमें रिलेशन में जा रहे हैं या किसी फैमिली के अंदर हैं या कुछ हैं, तो आपने सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो चीज ये सीखनी है कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए आउटकम क्या है और आपने उस चीज से, उस प्रेशर से कैसे निकलना है। ठीक है, अब उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आप हमेशा वो चीज करें जो आपको सूट करती है। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों ने ना आपके घर राशन डलवाना है, ना लोगों ने आपके उस मुश्किल वक्त में आके आपके साथ खड़ा होना है जब आप सबसे ज्यादा तकलीफ में होंगे। तो जब आप खुशी में हैं तब भी आपको खुद डिसाइड करना चाहिए, लोगों को जो है वो रख के डिसाइड नहीं करना चाहिए। सोशियोलॉजी के अंदर एक थ्योरी होती है, उसको कहते हैं हम सेल्फ लुकिंग ग्लास थ्योरी। उसमें ये होता है कि हम अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शीशे में खड़ी हूं तो मैं अपने आप को जो है वो देख रही हूं कि मैं किस तरह की हूं। अब मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं अगर वो अच्छे हैं, एनवायरनमेंट मेरा अच्छा है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो और मुझे ये कहेंगे कि जी तुम खूबसूरत हो, तुम हसीन हो, तो जब मैं रात को शीशे में खुद को खड़े होकर देखूंगी तो मुझे वही बातें याद आएंगी। और मैं खुद को क्या देखूंगी, ऐसा क्या इमेजिन करूंगी कि जी मैं हसीन हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं आउट क्लास हूं, मैं जबरदस्त हूं। लेकिन अगर आप, मेरा एनवायरनमेंट जो है या मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो डिमोटिवेटिंग हैं, मुझे बुली कर रहे हैं, हैरस कर रहे हैं, या मुझे ये कह रहे हैं कि तुम बदसूरत हो, तुम मोटी हो, तुम भद्दी हो, तुम में तो गट्स ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, यू आर यूजलेस शिट क्रैप, तो एक टाइम आएगा कि मैं शीशे में खड़ा होकर कहूंगी कि आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, आई एम क्रैप। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ लुकिंग ग्लास थ्योरी, कि जब आप अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू करते हैं। अब दूसरों की नजरों से जब आप खुद को देखेंगे तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। ग्रोथ आप तभी करेंगे जब आप में सेल्फ लव होगा। और सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव हमें सीखना होगा। हमने ये तो चीज सीख ली है कि हमने लोगों से मोहब्बत कैसे करनी है और कितनी शिद्दत से करनी है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि हमने कब वो मोहब्बत करना बंद करनी है और कैसे हमने अपने आप को उस चीज से डिटैच करना है। अगर हम आर्ट ऑफ लेटिंग गो एंड आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीख लें तो हम शायद जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज के साथ ऑब्सेस नहीं होंगे, हम हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकेंगे, हम सेल्फ वाइज जो हमारी ग्रोथ हो सकेगी, हमारे अंदर सेल्फ लव आएगा। बहुत Excuse me, सारे ma'am. लोग कहते हैं कि फलां बंदा बहुत सेल्फिश है।
सेल्फिश नहीं, सेल्फिश होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल्फ लव होना जरूरी है। आपको सेल्फ लव में लेके जाना जरूरी है। नार्सिसिस्ट ना बने, लेकिन सेल्फ लव होना जरूरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जरूरी है आपके अंदर। लेकिन देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इगोइस्टिक एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट में ये है कि जब आपकी वैल्यूज के ऊपर, आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर बात आ रही हो, तो आप जो है अपने लिए स्टैंड लें और उसके ऊपर स्टिक करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो आप उसके लिए फ्लेक्सिबल भी हो जाएं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग बैलेंस नहीं कर पाते चीजों को, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो स्टक हो जाते हैं, वो या तो इगोइस्टिक बन जाते हैं या फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वर्थ खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल नीचे जमीन में चले जाते हैं, पांव पे चले जाते हैं। अब मैं आपको इस पे एक किस्सा, एक छोटा सा रिलेट कर देती हूँ, एक सिंपल उसका लाइफ का, तो शायद आप लोग उससे रिलेट कर सकें। एक बस्ती में सांप था जो मतलब बहुत अजदा था, जो लोगों को बहुत ज्यादा काटता था, तंग करता था। तो एक दफा एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और वो उसकी लैंग्वेज जानते थे, तो लोगों ने कहा कि आप उसको उस सांप को काइंडली समझा दें, ये तो हमारे बच्चों को काटता है, कभी लोगों को मारता है, मतलब काट लेता है, कभी उनको वो अपने अंदर वो मतलब उसको इनगल्फ कर लेता है, तो हम किस तरह इससे बचें, आप इससे जरा काइंडली हमारी वो कर दें रिक्वेस्ट ना। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह की मखलूक को क्यों तंग कर रहे हो, इनको मत तंग करो, थोड़ा जरा इनके साथ गुजारा करो, तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए, लोगों को नहीं इतना खाना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, जाओ अपना काम करो जाके। तो उसने बुजुर्ग की बात मान ली और उसने तंग करना छोड़ दिया। अब कुछ अर्से बाद वही बुजुर्ग जो है उस सोसाइटी से गुजर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि सांप जो है वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और जगह जगह उसको चोटें लगी हुई हैं और वो मरने के करीब है। तो जब वो उसके करीब जाते हैं और जाके पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उसने कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि इनको तंग मत करो, इनको काटो मत, तो आज इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया है। तो बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि ठीक है उन्हें काटो मत, लेकिन कभी कभी फुंकार तो सकते हो ना तुम, मतलब अपनी जो दहशत है वो मेंटेन रखो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, लेकिन अपनी वर्थ भी रखो। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कभी कभी इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि अपनी वर्थ खो देते हैं, या फिर कभी कभी इतने एक्सट्रीम उस पे चले जाते हैं कि हम लोगों को खाने को दौड़ते हैं। तो हमें बैलेंस करना होगा अपने रिलेशंस को, अपने इमोशंस को। हमें अपना जो जो फियर है वो लोगों में रखना होगा कि नहीं, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है, जो जो सेल्फ रिस्पेक्ट का है या जो वैल्यूज का है, वो रिलेशन रहे। तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस नहीं करते, तो इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। Excuse me, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। जी मैम एक क्वेश्चन था जी जी कि हम ये तो देख रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आजकल ये भी बड़ा मसला हो गया कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हम अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि बस रैंडम सोचें आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ रही हैं और सारा दिन बस सोचें चल रही हैं। तो इस चीज़ को कैसे स्टॉप किया जाए या इसको किसी तरह से पॉजिटिव किया जाए, क्योंकि सोच ही हमारे एक्शंस को अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज और जो आपकी, देखिए हम बहुत टाइम हो गए कि रीडिंग हैबिट्स छोड़ दी हैं लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने एक्टिविटीज छोड़ दी हैं, हम सोशल मीडिया के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब देखें, जब आप किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हों तो उसके असरात आपके अंदर ज्यादा होते हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया के अंदर भी इतने फेक न्यूज आ रही हैं और चीजें आ रही हैं, लोगों के साथ आप रिलेशंस जो हैं वो भी फेक उसमें जा रहे हैं, मतलब आप नहीं उसको हैंडल कर पाते। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपनी एटीट्यूड को और अपनी जो एनर्जीज हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप उसको प्रोडक्टिव चीजों में यूज करें। देखिए, हैबिट बनाने में आपको 44 डेज लगते हैं। कोई भी आपने हैबिट बनानी है, एटॉमिक हैबिट, आप लोगों ने शायद बुक का नाम भी सुना हो, तो इट टॉक्स अबाउट कि 44 डेज लगते हैं आपने कोई भी हैबिट बनानी हो। तो हैबिट बना रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजें करें। आप देखें, फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने सोसाइटी के अंदर रहना है, तो आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, आप क्या करें, रोज दिन में 3 वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के रोज सीखें, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। हम लोग क्या करते हैं कि जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो हम गॉसिप्स करते हैं, इसकी बात कर ली, उसकी बुराई कर ली, इसकी वो कर ली।
बात वहीं पे खत्म हो जाती है, बस बुराइयां कर करके हम लोग नफरत जो है अपने दिल में पाल के उठ के बैठ जाते हैं कि बस उसने तो ये कर दिया मेरे साथ, उसने तो ये बुरा किया। हम पॉजिटिव चीज सीखते ही नहीं है किसी के बारे में ना। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि डिबेट का कल्चर अपनी घरों से शुरू करना होगा, डिबेट का कल्चर। दूसरी बात ये कि हमारा जो कल्चर है उसके अंदर हमें डेमोक्रेसी लेके आनी होगी। सबकी आप राय लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। तीसरा ये कि जो आपका कल्चर है, जो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स कर रहे हैं, उनको गॉसिप करने ना दें। उनसे कहो कि हाँ भाई बताओ मुझे आज कौन सी तुमने किताब पढ़ी है, कि तुमने आज कौन सी नई चीज सीखी है। जब आप ये डिस्कशन करना शुरू करेंगे ना, तो आप यकीन माने आपकी ना सिर्फ खुद पर्सनल ग्रोथ होगी, बल्कि आप अपने दोस्तों को भी पढ़ा लिखा रहे होंगे। आप उनको कोई अच्छी बात बता देंगे या आपने उनसे कोई अच्छी बात सीख ली है, तो ये आपके लिए सबके जारी है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो शायद 10-10 साल पहले मुझे मिले हों और मैंने उन्हें कोई बात कही हो, मुझे शायद भूल भी जाता है, लेकिन 10 साल बाद वो कहीं मुझे मिल जाए तो मुझे कहते हैं कि आपकी फलां बात जो थी वो मुझे याद है और उसने मेरी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया था। अब सोचने की बात है कि मैंने शायद रैंडमली वो बात की हो, कोई अच्छी बात की होगी, अपना कोई ऐसे पॉजिटिव थॉट शेयर कर दी होगी, तो 10 साल तक किसी बंदे ने उस बात को याद रखा है, तो इट मीन्स कि वो मैंने कोई मीनिंगफुल बात की होगी जिसने उसकी लाइफ को इम्पैक्ट किया और चेंज कर दिया। तो हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए। देखिए साइकोलॉजिस्ट या जो साइकेट्रिस्ट हैं वो भी ये बात कहते हैं कि दिन में आप जब बात कर रहे हैं किसी से, तो आप ऐसे वर्ड्स यूज करें जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ना हो। अगर आप लेस इंटेंसिटी वाले कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं तो आप वो चूज करें। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कह देते हैं कि यू डॉग, यू बिच, तो आप वो यूज करने के बजाय अगर आप उसको सिंपली बिठा दें और उसको कहो कि भाई या बहन मेरी बात सुने, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तरफ से आपको, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन रिटर्न में आप प्लीज ये चीज ना करें। बजाय उसके कि हम आर्ग्यूमेंट्स करें, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, बदतमीजी करें एक दूसरे के साथ, एग्रेशन निकालें या इस तरह के वर्ड्स करें, वो तो आपकी 2 मिनट की है, लेकिन सारी जिंदगी वो जो चीजें हैं वो आप उसको नहीं भरपाई उसकी कर सकते। अब शीशा अगर टूट जाए तो क्या आप उसको वैसे जोड़ सकते हैं? आप उसको जोड़ तो लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो क्रैक्स हैं वो कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते। देखिए गुस्सा अगर आपको बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप जाके चीजों पे निकाल लें, प्लेट। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जब चीजें तोड़ते हैं लोग तो उसको कहते हैं कि ओहो ये तो इतना एग्रेसिव हो गया कि इसने चीजें तोड़ी हैं। मेरे नजदीक ये है कि बच्चों को एग्रेशन निकालना दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए उनको क्या वो अपनी एग्रेशन को कैसे मैनेज करें। चीजें तोड़ना बेहतर है इंसानों के दिल तोड़ने से। चीजें तोड़ दें आप, लेकिन दिल मत तोड़ें किसी। अपने आप को उस टाइम सब्र करें, काम करें, मेडिटेशन करें, अच्छी चीज सोचें, वॉक के लिए निकल जाएं, नमाज पढ़ लें, मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, नेगेटिव चीजों से बचें। जो इंसान आपको लगता है कि आपको उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं उससे खुद को दूर रखें। Excuse me, ठीक है? ma'am. हाँ जी जी। Thank you so much. Actually, we have reached our time limit, so we will thank you for this session, and it was really informative. और आई थिंक हमें एक और सेशन भी इसके बारे में करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये चीज़ें स्कूल में भी नहीं पढ़ाई जा रही, तो हमें कहीं तो मौका मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सॉरी अगर कोई इंटरप्शन वगैरह हुई हो तो। नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली अभी मेरे पास इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माय प्लेट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम की कमी की वजह से आई हैव टू एंड हियर। और उम्मीद है, आई होप कि मतलब आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एक्चुअली जो ऑनलाइन सेशंस का है वो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे एक्चुअली इंटरैक्टिव सेशन